and welcome to the class। जो आज का हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो मॉड्यूल 5 इरेक्शन एंड टेस्टिंग पार्ट 1 है। और मैं गुरशरण सिंह ITI पूसा गवर्नमेंट ITI दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और जो आज का टॉपिक है वो इरेक्शन एंड टेस्टिंग का पार्ट 1 रहेगा। इसके अंदर हम इरेक्शन एंड टेस्टिंग का कुछ पार्ट इसमें हम लेंगे। और जो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं दैट इज फाउंडेशन बोल्ट एंड टाइप। तो फाउंडेशन बोल्ट के प्रकार जानने से पहले हम ये जान लें कि फाउंडेशन की जरूरत है क्यों। इन बोल्ट्स की जरूरत तब पड़ेगी जब हमें फाउंडेशन किसी मशीन की करनी होगी। और उसके लिए जरूरी है कि हम फाउंडेशन बोल्ट का इस्तेमाल करें। तो फाउंडेशन किसी मशीन की करनी इसलिए जरूरी है ताकि हम उस मशीन को बिल्कुल प्रॉपर वे में उसका प्रयोग कर सकें, उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकें। जब मशीन चले जब मशीन चले तो उसमें जो वाइब्रेशंस हो उन वाइब्रेशन से मशीन की एक्यूरेसी में फर्क ना पड़े, जो मशीन के ऊपर जॉब बनाया जाए उसके ऊपर कुछ अंतर ना आए, और जो आपका कटिंग टूल है वो डैमेज होने से बच सके। तो ये कुछ पर्पस है जिसकी वजह से हम मशीन को प्रॉपर वे में फाउंडेशन करते हैं, मशीन को स्थापित करते हैं। तो उस स्थापित करने के लिए जो हम बोल्ट यूज करते हैं वो दो तरह के बोल्ट हम उसमें विभाजित करते हैं। नंबर 1 जो बोल्ट होते हैं वो फिक्स टाइप होते हैं, और नंबर 2 जो बोल्ट होते हैं वो रिमूवेबल टाइप होते हैं। फिक्स टाइप से जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फिक्स टाइप बोल्ट वो बोल्ट होंगे जिनको हम प्रयोग करेंगे और वो फिक्स रहेंगे। अर्थात इन फ्यूचर अगर हम उनको रिप्लेस करना चाहेंगे, उनको निकालना चाहेंगे तो वो इजीली नहीं निकलेंगे। अर्थात उनका रीयूज होना बहुत ही मुश्किल होगा। वो एक बार आपने लगा दिए तो वो वहीं इंस्टॉल रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखें तो जो ऑर्डिनरी फाउंडेशन बोल्ट आता है जैसे कि आपको फिगर 1 में दिखाया जा रहा है, जो ऑर्डिनरी फाउंडेशन बोल्ट है आप फिगर 1 में देखिए। दिस इज द ऑर्डिनरी फाउंडेशन बोल्ट। इस फाउंडेशन बोल्ट में अगर हम देखें तो इसके जो बेस है, दिस इज द बेस। इस बेस में एक स्टील की प्लेट लगी हुई है, और स्टील की प्लेट लगने के बाद इसके साइड में सारा कंक्रीट फिल किया हुआ है। और उसके बाद ये बोल्ट बाहर आकर के और उसके ऊपर ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है ये मशीन का कहीं ना कहीं पार्ट है जो कि उसको क्लैंपिंग के लिए इसको यूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये एक प्लेन जो MS प्लेट होती है उसी को यूज करके ये एक प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट बना होता है। द नंबर 2 इज रैग बोल्ट। रैग बोल्ट जो है अगर आप इसको देखें तो ये जो इसका पीछे का पोर्शन है अर्थात नॉन थ्रेडेड जो पोर्शन है उसको फोर्ज किया हुआ है, अर्थात उसको शेप बनाई हुई है उसकी, ताकि वो इस तरह से उसकी शेप हो कि अगर ऊपर से प्रेशर भी पड़े टाइट करते हुए तो वो अपनी जगह से हिलेगा। नंबर 3 जो आपका है दैट इज आई फाउंडेशन बोल्ट। आई फाउंडेशन बोल्ट में अगर आप इसके बेस में नजर मारें तो बेस में आपको दिखता है कि इसकी एक आई जैसी होती है, आंख होती है, उस तरह से इसको गोल शेप में किया हुआ है। और उसका पोर्शन बाहर निकाल करके उसको बोल्टिंग के लिए यूज किया जाता है। और इसके बीच में अगर आप देखें जो इसकी आई है उसमें एक रॉड भी डाल दी जाती है ताकि उसकी जो ग्रिपिंग है वो और ज़्यादा बनी रहे। द नेक्स्ट वन इज बेंड टाइप बोल्ट। दिस इज द बेंड टाइप बोल्ट। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें पूरा पोर्शन जो है दैट इज आपका जो हेड है या जो आपका पीछे का जो शैंक है बोल्ट का उसको पूरा सा एक जिगजैग करके बना रखा है, ताकि जब इसके अंदर सीमेंट कंक्रीट या कुछ और मटेरियल जैसे लेड वगैरह हम भर सकते हैं, जब वो भरा जाए तो वहां से इसको पूरी ग्रिप मिल जाए और ये उसको पूरी तरह से जकड़ के पकड़ सके, और आपका जो फाउंडेशन बोल्ट है वो प्रॉपर वहां पर स्टिल स्टैंड रह सके, अर्थात वहां से वो हिले ना। तो दिस इज कॉल्ड अ बेंड टाइप बोल्ट। इसके अलावा हम कई बार देखते हैं कि हमें हमें किसी किसी बोल्ट को
हॉरिजॉन्टल वे में भी लगाना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल, अभी तक हमने 4 बोल्ट देखे, इन चारों बोल्ट को हमने वर्टिकल अर्थात लंबवत रूप में लगाया। अगर हमें हॉरिजॉन्टल पोर्शन में लगाना है, हॉरिजॉन्टल शेप में भी लगाने की जरूरत है, तो हम उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हम कुछ भी लिक्विड यूज करेंगे, जैसे कि हम लेड यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो उसका जो ग्रेविटी की वजह से उसका झुकाव नीचे की ओर जाने को रहेगा, अर्थात वो बिल्कुल जहाँ पर हमें इंस्टॉलेशन की जरूरत है वहां से वो नीचे की तरफ गिरेगा, तो हमारी वो पकड़ को, बोल्ट को पकड़ करने में कठिनाई देगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक क्ले मटेरियल की कैप बनाई जाती है और उसको, जो बोल्ट है, बोल्ट के चारों तरफ बिल्कुल लगा दिया जाता है जहां पर कि उसको आपने स्थापित करना है। तो जब आपका बोल्ट जिस जगह पे स्थापित होना है, क्ले की सपोर्ट दे करके अगर आपने उसको वहां रोक लिया, उसके बाद उसी क्ले में ऊपर से कुछ ऐसा रास्ता बनाया जाता है उसमें जो लेड है, लेड उसके होल में फिट कर पाए। जब हम उसके अंदर लेड डालते हैं तो लेड आपका पूरा वहीं रह जाता है, जिस फाउंडेशन में जहाँ पर आपने उसके लिए एरिया बनाया है उस एरिया में रह जाता है, जिससे कि आपको प्रॉपर पकड़ मिलती है, चारों तरफ उसके अच्छा मटेरियल जमा हो जाता है, अर्थात वो बाहर की तरफ नहीं गिरता और फाउंडेशन बोर्ड को मजबूती से पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी रनिंग अप बोल्ट को लगा सकते हैं। जो नेक्स्ट है दैट इज आई बोल्ट ही है। इसको हमने, ये देखिए आई बोल्ट है, ये आई बोल्ट को हमने लगाया, लेकिन इसको हमने लेड इसमें नहीं फिल किया। लेड ना फिल करके हमने इसमें रॉक सल्फर को पहले पिघलाया। उसको पिघलाने के लिए हमने कोई पुराना बर्तन लिया, जैसे कोई केटल वगैरह या लेडल या कोई और बर्तन ले लिया, फ्राई पैन या इस तरह का कुछ बर्तन जो जो भी अवेलेबल हो। उसके अंदर हम रॉक सल्फर को मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, और उसको तुरंत ही जो आपकी फिलिंग जगह है जहाँ पर आपने फिल करना है वहां पर आप उसको जल्दी से जल्दी फिल कर देंगे। ये साधन वहां पर प्रयोग में लाया जाता है जहां पर आपको तुरंत ही बोल्ट को बिल्कुल एक जगह पे स्थापित करना हो, अर्थात आपको तुरंत कहीं इंस्टॉल करना है, तो आपको जल्दी सुखाने के लिए, जल्दी ड्राई करने के लिए वहां पर हम ये रॉक सल्फर मटेरियल का यूज करते हैं, जिसको पिघला करके हम बोल्ट के हेड के एरिया में चारों तरफ उसको डाल देते हैं, जिससे कि वो पकड़ को मजबूती से अपना बनाए रखता है। इस प्रकार हमारे जो कुछ और बोल्ट हैं वो, यस, ये जो हमने बोल्ट पढ़े, ये बोल्ट जो हमने पहले पढ़े ये आपने फिक्स कर दिए। इसके अलावा कुछ बोल्ट ऐसे होते हैं जो रिमूवेबल टाइप होते हैं, अर्थात जिनको आप आवश्यकता पड़ने पर निकाल भी सकते हैं। मशीन को ये भी मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, ये भी फाउंडेशन में उतने उपयोगी होते हैं, और ये अच्छे प्रकार से स्थापना करने के लिए लगाए जाते हैं। परंतु कई बार हमें मशीन को अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की जरूरत है, तो वहां पर इन बोल्ट को रीयूज किया जा सकता है। तो जो हम पहले बात करें, पहले जो सबसे पहला बोल्ट जो इसमें दे रखा है फिगर नंबर 7 में, दैट इज क्वार्टर बोल्ट। इस क्वार्टर बोल्ट के जो बोल्ट की अगर बात करें, तो ये जो एक लंबाई में अधिक लार्ज मशीन बोल्ट होता है, जो कि अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो फाउंडेशन बोल्ट है, इसका जो प्लेट है वो फाउंडेशन बोल्ट में स्क्वायर होती है, जिसके अंदर एक क्वार्टर फिट करके इसको तैयार किया जाता है। और इसकी साइड में, जिस एरिया में आपने इसको लगाया है उसके साइड में एक पॉकेट भी तैयार की जाती है, जहां से अगर आपने इसको निकालने की जरूरत है तो आप उसको काटर को उस एरिया से निकाल के इस बोल्ट को स्लाइड करके जो आपने साइड में पॉकेट दिया वहां से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो बोल्ट है दैट इज कॉल्ड क्वार्टर बोल्ट, और इसको बहुत कॉमनली प्रयोग में लाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज द राल्ड, जो कि फिगर 8 में आपको दिखाया गया है। इसके अंदर जो है, जो 4 क्लैंप फ्लेक्सिबली माउंट होते हैं, जो कि जब इसको टाइट किया जाता है तो उनमें फैलाव पैदा होता है, अर्थात
जो वेज होती हैं वेज फैलती हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो क्लैंप है, इसमें क्लैंप जो है, क्लैंप इसमें ये लगे हुए हैं। इसको जब हम इसको टाइट करेंगे तो खिंचाव की वजह से, जब इसके ऊपर ये टेपर है, जब इसका खिंचाव पड़ेगा तो खिंचाव पड़ने से ये आपके जो ये वेजेस हैं, इन वेजेस को एक्सपेंड करेंगी, जिससे कि जो इसकी साइड में आपकी जो भी कंक्रीट, जो भी मटेरियल डाला जाएगा, उसको वो ग्रिप कर पाएंगी। और इसमें भी वही एडवांटेज है, जब आप इसको निकालना चाहें तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिंग कॉनिकल वार्शल फाउंडेशन बोल्ट। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐसी वार्शल प्रयोग में की गई हैं जिनको जब हम प्रयोग करेंगे तो वो एक्सपेंड होंगी, अर्थात फैलेंगी। तो जो ये वार्शल ओरिजिनल शेप में होती हैं वो कोनिकल होती हैं, अर्थात थोड़ा घुमावदार स्थिति में होती हैं। और जब हम इनको बोल्ट को टाइट करते हैं तो इन वार्शल के ऊपर जोर पड़ता है, जिससे कि ये वार्शल हमारी बिल्कुल सीधी होनी शुरू हो जाती है, अर्थात उनमें स्ट्रेटनेस आनी शुरू हो जाती है। और ये जो स्ट्रेटनेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो साइड का जो मटेरियल है उसके ऊपर ये पकड़ बनाती है। तो ये जो आपको दिख रही है अभी, ये जो पोजीशन है इनकी, ये वार्शल्स की, दीज वार्शल्स आर कोनिकल वार्शल एट प्रेजेंट। लेकिन जब हम इसको टाइट करेंगे, टाइट करने से इन वार्शल के ऊपर जब जोर आएगा तो ये सीधी होंगी, तो ये साइड में अपनी पकड़ बना करके आपको एक अधिक मजबूती प्रदान करेंगी, ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो प्रॉपर वे में मशीनों की हो सके। तो ये कुछ फाउंडेशन बोल्ट हैं जो कि हमें थ्योरेटिकली हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम अपनी थ्योरी की बुक या अपने नोट्स में देखते हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केट में देखें तो मार्केट में हमें और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फाउंडेशन बोर्ड देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ की शेप जे, कुछ की शेप एल आकार की होती है। और उसके अतिरिक्त हम अगर ध्यान से देखें तो कोई बोल्ट ऐसे भी मिलते हैं जिनकी जो नीचे की शेप, अर्थात जो फाउंडेशन के अंदर जाना है जो एरिया, वो वाली जो शेप है वो फिश टेल के आकार की होती है। उनको हम फिश टेल बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब बोल्ट को अगर हम ध्यान से देखें, पर्पज वही है कि आपके जो फाउंडेशन बोल्ट हैं वो फाउंडेशन बोल्ट बिल्कुल वर्टिकली सीधे खड़े रहें। उनको जब एक बार सेट कर दिया जाए तो वो अपनी जगह ना हिलाएं। ऐसा ना हो कि हम फाउंडेशन बोल्ट लगाएं और वो ऐसी स्थिति में हो कि जब हम उनको टाइट करें तो वो बोल्ट है खुद ही घूमते रहें। जब हम नट को टाइट करने की सब कोशिश करें तो बोल्ट खुद भी घूमेंगे, तो नट अपना प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फाउंडेशन बोल्ट का एक अच्छी तरह स्थापित होना अति आवश्यक है। और जब हम इन बोल्ट्स को स्थापित करते हैं तो हम इस फैक्टर को साथ लेकर के चलते हैं कि वो किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति में ना हो कि जब हम मशीन को क्लैंप करने जाए तो वो अपनी जगह या अपनी स्थिति को छोड़े। तो ये कुछ फाउंडेशन बोर्ड जो हमने पढ़े। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्राउटिंग। जब हम मशीन को स्थापित करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले उसके अंदर हम उसकी लेवलिंग करते हैं, उसकी लोकेशन सेट करते हैं कहाँ मशीन लगानी है। मशीन लगाने के लिए उसकी एरिया की लेवलिंग की जाती है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है और फिर उसके ऊपर मशीन रख दी जाती है। इस तरह से हम ये मशीन को जब स्थापित करते हैं तो इस तरह का हम एक प्रोसेस अपनाते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो भी हमने लेवलिंग की, जो भी हमने मटेरियल वगैरह बनाया, जिस तरह का भी हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया, जब हम मशीन उसके ऊपर रखते हैं तो वो जो मशीन है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में उसके ऊपर नहीं बैठती, अर्थात कहीं ना कहीं से उनके बीच में गैप रह जाता है, जिससे कि मशीन का जो बॉटम है वो टॉप ऑफ द फ्लोर जो है या फाउंडेशन ब्लॉक के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ सकता। ये आवश्यक है कि उसको जो बीच में स्पेस है उसको फिल किया जाए, उसको भरा जाए। उसके लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्राउटिंग मटेरियल, अर्थात ऐसा मटेरियल जो कि हम उस स्पेस को फिल करेंगे, जिस पे उस स्पेस को भरने के लिए प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम जो अधिकतर प्रयोग करते हैं वही सीमेंट कंक्रीट है, जिसको हम प्रयोग में अधिकतर करते हैं। या इसके अलावा सल्फर और लेड, जैसे कि हमने ऊपर मटेरियल भरने के लिए किया था फाउंडेशन बोर्ड के लिए,
इनमें से कोई भी हम मटेरियल भर के उस एरिया को भर के उसकी जो प्रोसेस करेंगे दैट इज कॉल्ड ग्राउटिंग। तो इसका पर्पस वही है कि ये इंश्योर करना, ये बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल इंश्योर करना कि हमारी जो मशीन है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो फाउंडेशन ब्लॉक तैयार किया है या जो फ्लोर तैयार किया है जिसको हमने प्रॉपर वे में लेवलिंग किया है, वो बिल्कुल अच्छे ढंग से उसके ऊपर बैठ जाए। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, अगर हम ये अगर नहीं करेंगे काम, तो उसमें हम जो हमारी मशीनें हैं, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो जिनमें लेटरल अर्थात हॉरिजॉन्टल मशीनिंग में या हॉरिजॉन्टल लोड पड़ता है। जैसे कि हम शेपर मशीन देखें, शेपर मशीन में जो आपका रैम है वो आगे पीछे चलता है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट ऐसी रहती है कि उसके ऊपर जब वो आगे चलेगा तो उसके ऊपर लोड आएगा। इसी प्रकार से प्लेनर है या सरफेस ग्राइंडर है, ये सारे एक हॉरिजॉन्टली अधिकतर काम करती है। तो ऐसा होने से अगर हमारा ये ग्राउटिंग प्रॉपर नहीं होगी या उसके अतिरिक्त हमारी अगर फाउंडेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो हमारा जो मशीन अपनी जगह पे टिक नहीं पाएगी, अर्थात वो झटके ले ले करके अपनी लोकेशन को चेंज करेगी, अपनी जगह को चेंज करेगी, जिससे कि वो ना तो मशीन एक्यूरेसी हो पाएगी, ना आपका प्रोडक्ट सही बनेगा, और ना ही आपके कटिंग टूल की लाइफ सही रहेगी। तो अब ये ग्राउटिंग करने के तरीके क्या है? ग्राउटिंग करने का जो अधिकतर जो हम तरीका यूज करते हैं, जो सबसे मुख्यतः यूज किया जाता है, ये वही है सीमेंट और कंक्रीट ग्राउटिंग। जो सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग है, उसको अंदर हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं, और मिक्सचर तैयार करके जो एरिया फिल करने वाला है उस एरिया को हम फिल करते हैं। परंतु जो हम सीमेंट और कंक्रीट का ग्राउटिंग करते हैं, उससे जो आपका जो ऑयल वाला एरिया है, वहाँ के लिए वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको जहाँ पर ऑयल वाला एरिया है वहाँ पर उसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारा सीमेंट, सैंड और स्टोन का मिक्सचर तैयार किया जाता है, वो जो सीमेंट, सैंड और स्टोन का मिक्सचर है, उसकी एक प्रॉपर रेशो है। अगर हम चाहते हैं कि वो मजबूती से तैयार हो, तो उसमें 1 पार्ट सीमेंट का, 2 पार्ट रेता के, और जो 4 पार्ट है वो स्टोन अर्थात जो आपकी रोड़ी या पत्थर जिसे बोलते हैं, उसके हम मिलाएंगे। तो 1:2:4 CSS, सीमेंट, सैंड और स्टोन के मिलाएंगे, और इस प्रकार से जो हमारा मिक्सचर तैयार होगा वे एक बहुत अच्छा मिक्सचर, एक मजबूत मिक्सचर होगा, जिसकी अच्छी लाइफ होगी। लेकिन समस्या सिर्फ वही है कि ये वहीं पर प्रयोग हो जहाँ पर कि हमारा तेल का काम कम से कम हो, अर्थात तेल का काम ना के बराबर हो। लेकिन इसके अलावा जो अगर हमें कई स्थिति ऐसी होती है जहाँ पर हमारा तेल तो मुख्य रूप से यूज होता ही है, और वर्कशॉप एक ऐसी जगह है जहाँ पर तेल का हम मुख्यतः रूप से प्रयोग करते ही रहते हैं, तो ऐसी ग्राउटिंग के लिए हम सल्फर ग्राउटिंग प्रयोग करते हैं। अर्थात सल्फर का मटेरियल का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि सल्फर में जो ये खासियत है कि वो जो ऑयल वाला एरिया है, ऑयल वाले एरिया पे भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात वो प्रॉपर अपना काम करता है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर स्टीम टरबाइन प्रयोग में लाई जाती है, वहाँ पर जो ग्राउटिंग मटेरियल यूज किया जाता है, वहाँ पर लेड का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर स्टीम टरबाइन प्रयोग में होती है वहाँ पर लेड प्रयोग की जाती है, जहाँ पर आपका ऑयल वाला एरिया है वहाँ पर आप सल्फर ग्राउटिंग यूज करते हैं, और जनरल पर्पज के लिए आप सीमेंट कंक्रीट ग्राउटिंग प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये भी इंगित करना, ये भी बताना बहुत आवश्यक है कि जो आपकी लेड ग्राउटिंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी महंगी पड़ती है वो ऊपर के उपरोक्त दो के मुकाबले। तो इसलिए इसको जर्नल पर्पस के लिए हम प्रयोग में नहीं लाते। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रोबार्स। ये क्रोबार्स जैसे कि आप जानते हैं जो हमारी एक मशीन है, उस मशीन को हमें जब स्थापित करना है तो हमें उसको थोड़ा बहुत दाएं बाएं, थोड़ा बहुत आगे पीछे, थोड़ा बहुत उठाना भी पड़ता है, जिसके लिए ये आवश्यक है कि हमारी उसके ऊपर कुछ ऐसे हम टूल का प्रयोग करें जिससे हम लीवरेज दे पाएँ, अर्थात जो हैवी लोड है उसको हम अपनी थोड़ी मेहनत के साथ कुछ ऊंचाई में उठाने लायक बना सकें। तो उसके लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं उसको हम क्रोबार के नाम से जानते हैं। ये अधिकतर
षटभुज या अष्टभुज आकार के स्टील बार की बनी होती है और अलग अलग लंबाइयों में ये प्राप्त होती है। जो छोटे साइज की क्रोबार होती हैं उनको इस्तेमाल करना आसान होता है और वो छोटी जगह पे भी, अर्थात कहीं स्थान कम है, वहां पर भी उसका प्रयोग करके उसको प्रयोग में लाया जा सकता है, उससे काम लिया जा सकता है। अर्थात जहाँ पर गैप कम है, जहाँ पर जगह कम है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमें अधिक फोर्स की जरूरत होती है, मशीन हैवी है, वहाँ पर वो छोटी क्रोबार काम नहीं कर पाएगी। तो जहाँ पर अधिक लीवरेज की, अधिक शक्ति की, अधिक जोर की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम लॉन्ग क्रोबार का प्रयोग करते हैं। तो इन लॉन्ग और शॉर्ट, उनकी लंबाई से इसका मतलब है कि वो कितनी लंबी है, कैसा हम जोर लगाना है, अर्थात कितने हमें लीवरेज की जरूरत है, उसके अनुसार हम इसका चुनाव करते हैं। अगर हम इसकी शेप को देखें, शेप आपकी जो आपकी फिगर है उसके अंदर दिखाई हुई है। इसके अंदर अगर देखें तो मुख्यतः दो प्रकार की हैं, एक सिंगल एंडेड और दूसरा डबल एंडेड। जो सिंगल एंडेड होती है उसके जो सिंगल एंडेड है उसके एक और सेफ एज होता है जहां से हम पकड़ करके उसको प्रयोग में लाते हैं, अर्थात वो जो पोर्शन है वो गोल पोर्शन होता है, ये वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। और जो आगे का पोर्शन है, आगे का पोर्शन कुछ फोर्ज करके उसको आगे की ओर एंगल दे करके झुकाया होता है, ताकि जब इसको मशीन के किसी किनारे से अंदर उसके बेस में डाला जाए तो ये उसमें आसानी से चली जाए और उसको उठाने में सहायक हो। इसके अलावा जो दूसरी है दैट इज डबल एंडेड क्रोबार। ये जो नीचे दिख रही है डबल एंडेड क्रोबार है। इसके दोनों ओर देखें, एक एक तरफ स्ट्रेट और दूसरी ओर एंगल के ऊपर आपका जो क्रोबार दिया हुआ है। और ये डबल एंडेड से हम आराम से कई भी चीज लिफ्ट कर सकते हैं, परंतु जब इससे हम उठाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसका दिक्कत ये रहती है कि चूंकि इसका जो जिस एरिया से हम लीवरेज लगा रहे हैं वो एरिया प्लेन नहीं है, वो एरिया में भी कहीं ना कहीं फोर्जिंग किया हुआ है, अर्थात कुछ शेप दी हुई है, अर्थात उसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी शार्पनेस है। तो हमें काफ़ी ध्यान की जरूरत पड़ती है ताकि हम किसी प्रकार की चोट ना खा बैठे। लेकिन जहाँ पर अधिक लीवरेज की जरूरत है वहाँ पर लंबी लॉन्गर टाइप की, और जहाँ पर कम लीवरेज से काम चल सकता है वहाँ पर हम शॉर्ट क्रोबार का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ हमने लिफ्टिंग इक्विपमेंट किस तरह से हमने इसको क्रोबार को यूज करना है, ये हमने कुछ ड्राइंग देखी है। जो पहली ड्राइंग दे रखी है फिगर नंबर 2, इसके अंदर हमारे पास स्थिति ये है कि हमारे पास क्रोबार अंदर जाने की जगह नहीं है, अर्थात वो जो आपकी मशीन है जहाँ भी वो पड़ी हुई है वहाँ वो बिल्कुल सरफेस के साथ लगी हुई है, अर्थात क्रोबार का जो एज है वो उसमें नहीं जा सकता। तो उसके लिए एक छोटी स्टील की वेज लेकर के हैमर की मदद से उसको अंदर ठोका जाता है, जिससे कि वहाँ पर थोड़ा सा गैप बन जाता है। और जैसे ही थोड़ा गैप बनता है तो उसकी टिप से, क्रोबार की टिप से हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार हल्का हल्का उठा करके वहाँ पर अगर ज़रूरत है तो कोई वुडन ब्लॉक दे करके, या अगर कहीं अगर ज़रूरत है तो और स्टील वेज दे करके उस मशीन को हम आहिस्ता आहिस्ता उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हम देखें तो जो आपकी क्रोबार है, फिगर नंबर अगर हम 4 देखें, 4 के अंदर दिखाया हुआ है कि जब भी आपने क्रोबार को यूज करना है तो आपने अपने दोनों हाथों का प्रयोग करना है, और वो दोनों हाथ जो हैं बिल्कुल नजदीक होने चाहिए ताकि आप मैक्सिमम लीवरेज प्राप्त कर सकें। अर्थात जब भी आपको चाहिए कि आपने शक्ति लगानी है तो शक्ति का पूर्ण प्रयोग हो, तो आपने क्रोबार का जो एंड है उस एंड का मैक्सिमम प्रयोग करना है जो कि आपके हाथ में है उस एरिया में। और उस दोनों हाथों को आपने क्रोबार के एंड के नज़दीक रखना है और अपने हाथों को नज़दीक से होल्ड करना है ताकि आप प्रॉपर लीवरेज दे सको। जब भी फिगर नंबर 5 में दिखाया है, जब भी आपने क्रोबार का इस्तेमाल करना है तो कई बार हम देखते हैं कि क्योंकि क्रोबार आगे से फोर्ज होती है, उसकी टिप काम करते समय स्लिप भी हो सकती है। तो उस स्लिपेज के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए
ये जरूरी है कि हम जब भी उसका प्रयोग करें तो हमें अपनी लेग्स को आपस में थोड़ा खोल करके बैलेंस बनाने में आसानी रहे। इस तरह से अपना पोस्चर बनाना चाहिए ताकि हम अपना जो क्रोबार जब यूज कर रहे हैं तो किसी दुर्घटना से भी ग्रसित ना हो जाए। इसके अतिरिक्त हम देखें, जो नेक्स्ट फिगर दे रखी है, ये एक मशीन का बेस है। हम कई बार देखते हैं, हमें जो फिगर नंबर 2 के अंदर समस्या आई कि यहाँ पर हमें एक स्टील की वेज डालनी पड़ी, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए बहुत सी मशीनों में ये लिफ्टिंग पॉकेट्स दिए होते हैं, अर्थात जहाँ पर आपको क्रोबार लगा करके आप उसको आसानी से अपना उठा सकते हैं और उसमें आपने कुछ नीचे पैकिंग देनी है या कई बार रोलर देने की आवश्यकता होती है, तो आप उस कार्य को भी संपन्न कर पाए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रोलर्स। रोलर जब आप मशीन का प्रयोग कर रहे हैं तो मशीन को मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मशीन को उसकी लोकेशन तक लाने के लिए कई बार हमें रोलर की आवश्यकता होती है। अर्थात हम उसको, ऐसी स्थिति तो नहीं है कि उसमें नीचे पहिए लगे तो हम उसको पुश करके ले आएंगे, लेकिन हम उसके आर्टिफिशियल व्हील्स बना देते हैं, अर्थात हम उसके नीचे रोलर्स लगा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक शेपर मशीन दिखाई गई है, इस शेपर मशीन को हमने अपनी जगह से मूव करना है, तो मूवमेंट करने के लिए उसके नीचे हमने रोलर्स लगाए हैं। ये रोलर्स जो हैं आपके जीआई पाइप हो सकते हैं या कोई माइल्ड स्टील के पाइप हो सकते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ ध्यान ये रखना है, चूंकि मशीनें हैवी होती हैं, ये ना हो कि उसकी वाल थिकनेस इतनी कम हो कि जैसे ही हम उन रोलर को प्रयोग करने के लिए मशीन के नीचे दें तो वो खुद ही पिचक जाए। तो इसलिए इनकी वॉल थिकनेस का भरपूर अच्छे ढंग से ध्यान रखना है, ताकि जब भी आप इसका प्रयोग करें तो जब आप रोलिंग जो आप प्रोसेस चाह रहे हैं वो आपका कामयाब हो, अर्थात ये कहीं से किसी प्रकार से इनमें दबाव पैदा ना हो पाए। अब आप देखिए यहाँ पर जो स्थिति दे रखी है, मशीन को रोलर्स के ऊपर रखा हुआ है और मशीन को आगे पुश किए जा रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पर एक रोलर आगे, एक सेपरेट रोलर दिया हुआ है जिसके ऊपर अभी लोड नहीं है। वो इसलिए है कि जब मशीन आगे की ओर बढ़े, तो जब वो आगे की ओर बढ़े तो उसके लिए एक रोलर ऑलरेडी आगे तैयार हो, अर्थात लोड आगे शिफ्ट हो। जब वो आगे शिफ्ट होगा तो जो सबसे पीछे वाला रोलर है वो फ्री हो जाएगा और वो रोलर फिर आगे हम जहाँ पर वो मशीन के डायरेक्शन में जाना है वहां रख करके मशीन को आहिस्ता आहिस्ता पुश करते हुए, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, उसको ईजिली जहाँ पर जिस स्थान पर उसकी जरूरत है वहां तक हम ले जा सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा, शुरू में समझा कि जब भी आपने मशीन की एक्यूरेसी की जरूरत है, मशीन की स्थापना बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। मशीन ये नहीं कि उसकी फाउंडेशन ही अच्छी हो, फाउंडेशन के अतिरिक्त उसकी जो लेवलिंग है वो भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि मशीन के जो बेयरिंग्स हैं, मशीन की जो स्लाइड्स हैं, उन पे कोई अतिरिक्त भार ना पड़े और वो स्मूथली अपना काम, बिल्कुल अच्छे ढंग से अपना काम कर पाए। तो इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम प्रोसेस करते हैं, दैट इज लेवलिंग। उस लेवलिंग को चेक करने के लिए हमें स्प्रिट लेवल प्रयोग में लाते हैं। ये स्प्रिट लेवल हम देखें तो जो कॉमनली स्प्रिट लेवल होता है वो एक कर्व्ड शेप में होता है, जो कि एक्चुअली एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसको हम वॉयल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर, इस वॉयल के अंदर चूंकि ये ट्यूब है, इस वॉयल के अंदर एक अल्कोहल स्प्रिट होता है जिसमें कुछ मात्रा में कम भरा जाता है ताकि वहां पर एक एयर बबल बन जाए और उस एयर बबल से हम जो लेवलिंग है वो प्रयोग में ला करके चेक करते हैं। तो हम इसको बहुत कॉमनली हमने देखा भी है प्रयोग करते हुए। इस लेवल को अगर हम देखें तो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी, जब हम इसको लेफ्ट या राइट करते हैं, अगर हम लेवल, सेपरेट लेवल को देखें, अगर हम इसका लेफ्ट वाला जो एंड है वो झुकाएंगे तो आपका जो बबल है वो राइट की तरफ जाएगा और अगर राइट की तरफ झुकाएंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो इसके ऊपर ग्रेविटी के अनुसार ये काम करता है और जिसके सेंटर में एक स्केयर लाइंस दी होती हैं जिसके बीच में ये बबल जब होता है तो उस समय इसकी लेवलिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती है। वो जो आपकी सरफेस है उसके बिल्कुल उस समय हॉरिजॉन्टल होती है। तो उसी प्रकार से ये एक सेपरेट लेवल कॉमनली यूज होता है।
लेकिन चूंकि हमें मशीनों का स्थापना करनी है, वहाँ पर अत्यधिक एक्यूरेसी की जरूरत है। तो उसके लिए जो फिगर 3 में आपको दिख रहा है प्रिसीजन सेपरेट लेवल, वो हम प्रयोग में लाते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन आप देखो, जो उसका बेस है, बेस बहुत ही हाईली फिनिश्ड होता है और उसके ऊपर लैपिंग वगैरह करके उसको तैयार करके फिनिश किया जाता है। जो उसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू में तो वही मटेरियल है आपका, उसके अंदर भी वॉयल है, वॉयल के अंदर सेपरेट भरी हुई है और उसके अंदर बबल छोड़ा हुआ है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी इसकी डेसिमल 02 से डेसिमल 05 मिलीमीटर पर 1000 मिलीमीटर ईच डिवीजन के प्रति भाग के होती है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करके एक मशीन को अच्छे प्रकार से बिल्कुल ही प्रिसीजन तरीके से परिशुद्ध रूप में उसको चेक करके उसकी लेवलिंग कर सकते हैं। और जिस प्रकार से इसका हमें जो वॉयल के अंदर बबल है जो गाइड करेगा, उस गाइडेंस के हिसाब से हम मशीन को जहाँ से उठाना है या जहाँ से नीचा करना है, वो उस हिसाब से पैकिंग्स वगैरह जो भी वहाँ पर चीज़ हमें ज़रूरत होगी उस तरीके से हम उसको लेवलिंग करेंगे। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज ब्लॉक सेपरेट लेवल। ये ब्लॉक से सेपरेट लेवल जो है, ये एक बॉक्स की शेप का, अगर आप देखो जो फिगर 6 में दिया हुआ है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये सेपरेट लेवल का सिस्टम दिया हुआ है आपका। लेकिन इसकी जो सारी साइडें हैं, वो सारी साइडें बिल्कुल हाईली फिक्स्ड हैं, फिक्स हाईली फिनिश्ड हैं। अर्थात आप किसी भी सरफेस से लगाएंगे तो वो आपकी सरफेस बिल्कुल हाईली फिनिश्ड है, बिल्कुल उसको अच्छे स्मूथली उसको 90 डिग्री पे बिल्कुल फिनिश किया हुआ है और लैपिंग की हुई है। ये स्ट्रेस फ्री जो कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है, तथा ये किसी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लेवलिंग मशीन को करने के लिए प्रयोग में हो लाया जाता है। इसका प्रयोग हम आगे देखेंगे। ये देखिए, ये आपकी दो मशीनें दे रखी हैं। एक मशीन ये दे रखी है, इसके अंदर देखिए हमने इसकी लेवलिंग चेक करने के लिए, क्योंकि इसका मशीन का टेबल काफ़ी लंबा है, तो उसके नीचे हमने उसको चेक करने के लिए उसके जो सबसे पहले हमने नीचे पैरेलल ब्लॉक लगाए। पैरेलल ब्लॉक हम जानते हैं कि हाई फिनिश्ड पीसेस होते हैं, और उनको लगाने के बाद उसके हमने स्ट्रेट एज लगाया। स्ट्रेट एज भी हम सब जानकारी रखते हैं कि हाईली फिनिश्ड हाईली फिनिश्ड टूल है। और उसके ऊपर जब हम सेपरेट लेवल रखते हैं, तो सेपरेट लेवल हमें इतने लंबे एरिया का ज्ञान देता है कि हमारा जो लेवलिंग है, वो हमारा जो मशीन का टेबल है कितना लेवल में है या नहीं है। तो इस तरह से अगर उसमें कुछ कमी है, अगर लेवलिंग में कुछ फर्क है, तो हम उस लेवलिंग को एडजस्ट करेंगे। अर्थात कहीं ना कहीं बेस में कुछ ना कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, जो कि हम एडजस्टमेंट कर पाएंगे। किसी किसी मशीन में फाइन एडजस्ट करने के लिए स्क्रूज भी होते हैं, जिनका प्रयोग हम मशीन को हल्का फुल्का ऊपर नीचे करने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेपरेट लेवल का प्रयोग करके लेवलिंग चेक करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें, इधर ये ड्रिल मशीन दे रखी है, ये देखिए किस तरह से ये आप प्रयोग में सेपरेट लेवल का कर रहे हैं। जो मशीन का पिलर है, पिलर का प्रयोग करके पिलर को देख रहे हैं कि वो वर्टिकली आपका प्रॉपर वे में जो वर्टिकल जैसा होना चाहिए उस स्पेसिफिकेशन में है या नहीं। तो पिलर को आपने चेक किया कि किस तरह से आप मशीन को लेवल कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ कमी है तो फिर किसी तरह प्रकार की पैकिंग देने की जरूरत है या किसी प्रकार की कोई और एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रोप्स। रोप्स का प्रयोग भी जब हम मशीन को उठाते हैं उस समय होता है। तो ये एक प्रकार का रोप का एक इंट्रोडक्शन है। अभी आगे जाकर के जब हम इस चैप्टर के अगले भाग में पार्ट 2 में पहुंचेंगे, तो उस समय इसका हमें यूज भी नजर आएगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो रोप क्या है, रोप अलग अलग प्रकार के जो आपके फाइबर होते हैं, जिनको हम अलग अलग रेशे कहते हैं, उनको आपस में घुमाव दे करके, उनको आपस में स्पन करके, उनको आपस में पिरो करके, आपस में एक दूसरे के साथ सम्मिलित करके एक धागे का या मोटे रस्से का रूप दे दिया जाता है। तो उस प्रकार से जो ये धागा या रस्सा बनता है, उसको हम प्रयोग जो मटेरियल करते हैं उसके लिए हेम, कॉटन, मनीला, स्टील, सिंथेटिक वायर, इस तरह के हम मटेरियल यूज करते हैं। तो स्टील के बारे में तो हम जानते हैं, स्टील की तारें जो हम उनका प्रयोग करते हैं।
जो सिंथेटिक मटेरियल जैसे हो गया आपका प्लास्टिक की रोप्स हो गई, और ये जो हेम और कॉटन, हेम या मनीला है, ये एक प्रकार से जो आपके फाइबर हैं जो कि हमें कुदरती रूप में मिलते हैं। ये प्लांट्स के एक्चुअली लीव्स हैं जिनकी मदद से इनको बनाया जाता है, जो बनाना लीव्स होते हैं, जो कि प्रयोग में ला करके उनके रस्से तैयार किए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो रस्से हैं, रस्से जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनको हम बल दे करके हम प्रयोग में लाते हैं। और अगर हम बात करें इसके अंदर, जैसे हमने मनीला और हेम्प की जो रोप पढ़ी, ये चूँकि नेचुरल जो आपके जो नेचुरल जो वाइल्ड बनाना प्लांट है, अर्थात जंगली जो प्लांट हैं जो आपके बनाना के, उनसे प्रयोग में ला करके प्रयोग में ला करके ये बनाई जाती हैं। परंतु इनका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। अगर हमें हैवी ड्यूटी चाहिए तो हैवी इससे बेहतर सिंथेटिक वायर्स हैं, और अगर हमें उससे भी ज़्यादा हैवी ड्यूटी के चाहिए तो हम जो आपकी स्टील्स की वायर्स हैं उनका प्रयोग करके जो रोप बनाते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो इनके जो प्रयोग है वो हम आगे जा करके कई प्रकार के क्रेन्स वगैरह में देखेंगे कि उसका प्रयोग हमने किया। तो इनके जो बल हैं उन बल के ऊपर ही हम इनको लैंग ले रोप या रेगुलर ले रोप, और इन दोनों के जो बीच की है कंपाउंड ले रोप के नाम से जानते हैं, जिनकी फिगर्स हमने ये साइड में 1, 2 और 3 दे रखी है। जो नेक्स्ट है दैट इज पुली ब्लॉक। जैसे कि हमने देखा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि आप मैनुअली डायरेक्ट नहीं उठा सकते, अर्थात उनका वेट या उनकी शेप ऐसी होती है कि उनको उठाना संभव नहीं होता। तो उसके लिए हम अधिकतर मैनुअल फोर्स का प्रयोग करके जिस साधन का प्रयोग करते हैं उनमें से पुली ब्लॉक एक मुख्य साधन है। इसके अंदर हम 2 पुलिस का प्रयोग करते हैं। उन 2 पुलिस का प्रयोग करके आगे रोप की मदद से उनको कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद आगे जो उसके क्लैंप लगा करके उसको हम जो भी आपका लोड है उसको और रोप्स लगा करके, जहाँ से कि उसकी ग्रेविटी की मदद से, जब ग्रेविटी के अपोजिट जब उसको फोर्स लगाएं तो उसका बैलेंस भी बना रहे। ये ना हो कि हमने जो नीचे बेस के ऊपर जो जिसको मटेरियल को हमने उठाना है उसको हम इस तरह से यूज़ करें कि वो बैलेंस बिगड़ जाए। तो ऐसा ना करते हुए हमें इस तरह से उसका पहले बैलेंस सेट करना है, और जब उसको फोर्स दे करके जब हम रस्से को खींचें तो इस तरह से खींचे, और अगर उसको थोड़ा सा भी अगर बैलेंस हमें नजर आए कि गलत है तो हम उसको दोबारा नीचे की ओर करके उसका बैलेंस सही करने की कोशिश करें, और उसका बैलेंस सही करने के पश्चात दोबारा उसको लिफ्ट करें। और जब तक ऐसी स्थिति ना हो जाए कि हमारा जो लोड है, हमारा जो वेट है वो बैलेंस ना हो, हमें उसको उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो असेंबली है वो हम रोप की मदद से उठाते हैं। तो जो बीच का जो पुलिस हैं उनको हम टैकल के नाम से जानते हैं, और इसका प्रयोग हम चूंकि एक मैनुअल शक्ति या मैनुअल शक्ति लगा करके, फोर्स लगा करके प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके द्वारा कुछ हद तक संभव होता है कि हम कितना का लोड उठा सकते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर हम देखते हैं आपका जो सेलिंग शिप है या बोट्स है, वहाँ पर इसका प्रयोग देखने को मिल जाता है। द लास्ट वन इज, जो आज का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज प्लम बॉब। प्लम बॉब जिसे कि हम मोस्टली देखते हैं कि सिविल में काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है। इसको हम साहुल के नाम से भी जानते हैं। इसको मोस्टली जो सिविल जो मजदूर लोग या जो सिविल में लोग यूज़ करते हैं, आम भाषा में इसको साहुल के नाम से जानते हैं। ये भी ग्रेविटी के ऊपर काम करता है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो नीचे का जो पोर्शन है वो एक लट्टू के आकार का है, और इसके जो मध्य में ऊपर एक स्ट्रिंग बंधी रहती है जो कि प्लास्टिक की या मोटे सूत की होती है। और इसका जो नीचे का पोर्शन जो अभी शार्पनेस दिख रही है, जो पॉइंट दिख रहा है, उस पॉइंट और जो इसका जो एक्सिस है, और जो ये धागे की एक्सिस है, वो बिल्कुल एक पे ये सेट होते हैं। जब हम इसको बिल्कुल
वर्टिकल शेप में खड़ा करके प्रयोग में लाते हैं। और जब ये अपना बिल्कुल स्टैंड स्टिल होता है और जब हम इसको नीचे लेकर के जाएं तो इसका जो पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल ये एक्सिस के सामने होगा, अर्थात हम इसकी पॉइंट के नीचे मार्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मशीनों में इसका प्रयोग होना है या जो सिविल इंडस्ट्री के अंदर इसका प्रयोग होता है, तो यहाँ पर जो ये लट्टू की शेप है, ये जो ये किनारा है, इस किनारे के बिल्कुल सामने ही ये रस्सी के जो ये स्ट्रिंग के सेंटर में एक मेटल का पीस लगा रहता है, कई बार वो वुडन भी होता है। उसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई सेम होती है। अर्थात अगर हम उस किनारे को जो आपका मशीन का जो वॉल है उसके टॉप में या जो आपके घर की कोई दीवार है उसके टॉप में लगा करके जब हम इसको नीचे की ओर लटकाते हैं, नीचे की ओर लटकाने के बाद हम देखते हैं कि जो ये वाला पोर्शन हमारी उस वॉल के साथ लगा रहता है, तो इसका मतलब जो हमारा जो भी सरफेस है वो वर्टिकल है, बिल्कुल उसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से जब भी हमने किसी पोर्शन को इस तरह से चेक करना है तो हम इसको प्लम बॉब की मदद से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ इरेक्शन और टेस्टिंग मशीन्स के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है और बाकी जो है हम सेकंड पार्ट में करेंगे, जिसके अंदर हम इसके अतिरिक्त जो जानकारी है वो आपको देंगे। तो एक बार फिर आप सबका ये लेक्चर अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निम्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस कार्य को अपने अनुसार संपन्न कर पाऊँ।